स्टेशन का एक बेंच, रात का समय, प्लेटफॉर्म सुनसान पड़ा था। माधो और विक्रम एक ही बेंच पर बैठे थे। वे 1 साल बाद बाहर से गांव जा रहे थे। उनके पास एक बैग और कुछ मिठाई के डिब्बे हैं जो वे गांव के लिए ले जा रहे हैं। दोनों के चेहरे पर गांव लौटने की चमक थी। भैया सोचो, पूरा 1 साल हो गया हमें गांव छोड़े हुए। अब जब वापस जा रहे हैं तो दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे कोई नया सपना पूरा होने जा रहा हो। सच कह रहा है माधो, ये शहर की भीड़, ये मशीनों जैसा जीवन सब पीछे छूटने वाला है। अब अपने खेतों की मिट्टी की खुशबू मिलेगी, माँ के हाथ की रोटियां मिलेंगी और वो आम के पेड़ के नीचे बैठकर बचपन की बातें याद आएंगी। और सबसे जरूरी बात, वो हमारे दोस्त रामू, बिट्टू, गणेश, सबका चेहरा आंखों के सामने घूम रहा है। कैसा लगेगा ना जब हम चुपचाप पहुंचेंगे और दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे। हाँ, माँ तो हमें देखते ही रो पड़ेगी। बाबूजी भले बाहर कुछ ना जताएं, पर उनकी आंखें सब कह देती हैं। वो खाट पर बैठे होंगे और जैसे ही देखेंगे बस धीरे से कहेंगे, आ गए, लेकिन अंदर से जैसे पूरा आंगन हंस पड़ेगा। भैया, मैं सच में बहुत थक गया हूँ। उस फैक्ट्री की मशीनें, डांट खाने वाली नौकरी, हर सुबह एक जैसी। पर गांव का जीवन, वो तो जैसे हर दिन नया सवेरा है। सुबह मुर्गे की बांग, फिर वो चाय की थड़ी पर गप्पे, खेतों में काम करते वक्त वो ठंडी हवा, क्या जादू है उसमें। तूने तो मेरी भी आंखें नम कर दी माधो। अब की बार तो मैं सोच रहा हूं कुछ समय गांव में ही रुकूं। बाबूजी भी अब उम्र दराज हो गए हैं। खेतों की जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए। बिल्कुल भैया, अब गांव को छोड़ना नहीं। और ये जो बाहर की कमाई है ना, उससे गांव में ही कुछ शुरू करेंगे। शायद एक दूध की डेयरी खोलें, गाय भैंस लें। माँ को कितना अच्छा लगेगा। और बिट्टू तो कह रहा था कि उसका मोबाइल नेटवर्क भी अब 5G हो गया है गांव में। अब तू सोच, आम के पेड़ के नीचे बैठकर भी वीडियो कॉल कर सकते हैं। हाँ, सच कहूं भैया, जितना प्यार गांव के लोगों में है उतना कहीं नहीं। शहर में तो पड़ोसी का चेहरा भी ठीक से याद नहीं रहता, लेकिन गांव में हर कोई पूछता है, कहां जा रहे हो बेटा, खाना खाया कि नहीं। बस अब ट्रेन आ जाए, दिल नहीं रुक रहा। लग रहा है जैसे माँ के आंचल की खुशबू स्टेशन पर ही आ रही है। माधो और विक्रम अब भी बेंच पर बैठे थे, लेकिन अब चेहरे पर बेचैनी झलक रही थी। घड़ी की सुई 11 बजा चुकी है और प्लेटफॉर्म पर जैसे मौत का सन्नाटा पसर गया है। भैया, रात के 11 बज चुके हैं। ये ट्रेन अब तक क्यों नहीं आई? इतनी देर तो कभी नहीं हुई। और देखो ना, पूरा प्लेटफॉर्म सूना पड़ा है, कोई भी नहीं। उसी पल बिजली कड़कती है और आसमान से तेज बारिश गिरने लगती है। दोनों भाई जल्दी से अपना बैग उठाते हैं और छत की ओर दौड़ते हैं। चल माधो, पूछताछ केंद्र चलते हैं, पता करें ट्रेन इतनी लेट क्यों है। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। दोनों भाई तेजी से प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे की ओर दौड़ते हैं, जहां पूछताछ केंद्र की छोटी सी खिड़की होती है। वहां पहुंचते हैं, पर भैया, ये पूछताछ खिड़की तो खुली है, लेकिन अंदर कोई नहीं है। हेलो, कोई है? अजीब बात है, यहाँ तो हर समय कोई ना कोई रहता है। पूरी लाइटें जल रही हैं, लेकिन कोई आवाज तक नहीं। चारों ओर सिर्फ बारिश की बौछारें, एक बल्ब की झिलमिलाती पीली रोशनी और दूर दूर तक खामोशी। भैया, ये स्टेशन कुछ तो गड़बड़ है। ना कोई टिकट काउंटर पर है, ना पूछताछ में। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी एक कुत्ते के रोने जैसी अजीब सी आवाज दूर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आती है। दोनों चौंक कर उस ओर देखते हैं। भैया, वो क्या था? शायद कोई जानवर होगा। चल वापस बेंच की ओर चलते हैं, बारिश भी तेज हो रही है। तभी अचानक ट्रेन की हॉर्न बजती है। माधो चौंक जाता है। भैया, ट्रेन आ गई, देखो, आ गई ट्रेन। हाँ, चलो अब गांव पहुंचते हैं। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुकती है।
लेकिन इसकी हालत कुछ अजीब सी है। डिब्बों पर पुराना पेंट उखड़ा हुआ है, खिड़कियों पर जाले हैं और न ट्रेन में रोशनी है न कोई हलचल। भैया, ये ट्रेन कुछ अजीब नहीं लग रही? हाँ, लेकिन छोड़, शायद पुरानी ट्रेन हो, देर रात की है। चल चढ़ते हैं। दोनों भाई ट्रेन के डिब्बे में चढ़ते हैं। दरवाजा धीरे से छर्र की आवाज करता हुआ खुलता है। भीतर गाढ़ा सन्नाटा पसरा है। सीटों पर कोई नहीं, सिर्फ ट्रेन की धातु से टकराती बारिश की आवाज। भैया, एक भी यात्री नहीं, टिकट चेकर भी नहीं। मैंने पहले कभी ऐसा खाली डिब्बा नहीं देखा। यहाँ तक कि रात की ट्रेनों में भी कुछ लोग तो होते ही हैं। माधो और विक्रम ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते रहते हैं। कोई स्टेशन नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस अंधेरा। सिर्फ हल्की गूंजती आवाजें, जैसे कोई बहुत दूर से कराह रहा हो। अचानक झटके से ट्रेन रुक जाती है। धड़ाम, एक भयानक झटका लगता है। पूरी ट्रेन कांप उठती है और सब कुछ चुप हो जाता है। भैया, ट्रेन रुक गई, क्या हुआ? ये कौन सा स्टेशन है? कोई स्टेशन नहीं है। बाहर तो बस अंधेरा है, पूरा जंगल। दोनों खिड़की से बाहर देखते हैं। बाहर सिर्फ काले पेड़, घना जंगल और कुछ अजीब सी आवाजें, जानवरों की या कुछ और, कहना मुश्किल। कोई साइन बोर्ड, कोई नाम, कुछ नहीं। भैया, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। कहीं कोई जानवर ना हो। इतनी देर से ट्रेन रुकी है, कोई अनाउंसमेंट भी नहीं, ना कोई गार्ड, ना कोई सिग्नल। चल नीचे उतर कर देखें क्या माजरा है। डरते डरते दोनों ट्रेन से नीचे उतरते हैं। उनके कदमों की आवाज ही जंगल में गूंजती है। हर ओर से झींगुरों की आवाज, कभी कोई शाख टूटने की ध्वनि और बहुत दूर किसी जानवर की चीख। भैया, ये ट्रेन जंगल के बीच कैसे रुक गई? क्या ये असली ट्रेन है भी? चुप माधो, डर मत। चल इंजन की ओर चलते हैं, शायद ड्राइवर कुछ बता सके। दोनों डरे हुए धीरे धीरे अंधेरे में बढ़ते हैं। ट्रेन के लोहे के डिब्बे ठंडे हो चुके हैं। इंजन के पास पहुंचते हैं और विक्रम पहले खिड़की से झांकता है, फिर वहीं जड़ हो जाता है। माधो, मत देख, मत देख। क्या हुआ भैया? क्या देख लिया आपने? माधो जब अंदर झांकता है, उसका दिल कांप उठता है। इंजन के अंदर ड्राइवर की लाश पड़ी है, शरीर खून से लथपथ, आंखें खुली हुई, चेहरा डर से अकड़ा हुआ और उसके सीने का एक हिस्सा गायब है, जैसे किसी जानवर ने नोच खाया हो। भैया, ये किसने किया? शायद कोई जानवर, लेकिन इंसान पर ऐसा हमला। माधो और विक्रम भागकर फिर से ट्रेन के डिब्बे में चढ़ते हैं, कांपते हुए, डर के साए में सिमटे हुए। तभी दूर से एक कार की हेडलाइट्स चमकती हैं। सूखे पत्तों पर टायर की आवाज सुनाई देती है। दोनों चौंक कर खिड़की से बाहर देखते हैं। भैया, वो देखो, कोई कार आ रही है। हाँ, शायद कोई मदद। कार पास आती है और रुकती है। बाहर से दो लोग उतरते हैं, एक पुलिस की वर्दी में और एक सामान्य कपड़ों में जो ट्रेन का ड्राइवर लगता है। डरो मत, मैं पुलिस हूं और ये हमारे साथ का ट्रेन ड्राइवर है। हमें स्टेशन से सूचना मिली थी कि इस ट्रेन में कोई हादसा हुआ है। साहब, ट्रेन के ड्राइवर को तो हमने मरा हुआ देखा। मरा हुआ? मैं तो यही हूं, शायद कोई भ्रम हो गया होगा या कोई और हादसा। तुम दोनों अब ट्रेन में जाकर बैठ जाओ। लाइन क्लियर हो गई है, ट्रेन आगे बढ़ेगी, घबराओ मत। दोनों भाई एक दूसरे को देखते हैं, थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, फिर धीरे धीरे वापस अपनी सीट पर जाकर बैठते हैं। पहली बार ऐसा लगता है जैसे कोई अपना आसपास है। सूरज की हल्की रोशनी खिड़कियों से भीतर आ रही है। ट्रेन बोरिया गांव स्टेशन पर रुकती है। कुछ ग्रामीण यात्री चढ़ते हैं, कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा, कोई औरत, सब सामान्य, शांत जीवन से भरे हुए। भैया, लोग चढ़ रहे हैं। ये असली लोग हैं। देखो ना, कितना अच्छा लग रहा है। लगता है डर की रातें खत्म होने वाली हैं। अब गांव भी दूर नहीं। दिन ढलता है और एक और रात आती है, लेकिन इस बार ट्रेन में कोई सन्नाटा नहीं, कोई डर नहीं,
अंदर के डिब्बों में अब इंसानी आवाजें हैं, बातें हैं, ठहाके हैं। दो भाई अब चैन से सो सकते हैं। घड़ी की सुई ठीक 12 पर पहुंचती है। ट्रेन सोनापुर स्टेशन पर रुकती है। लाउडस्पीकर पर एक सामान्य सी आवाज आती है, बिल्कुल वैसी जैसी हर स्टेशन पर आती है। सावधान, गाड़ी संख्या 721 सोनापुर स्टेशन पर पहुंच चुकी है। कृपया यात्री अपने सामान के साथ उतरें। माधो और विक्रम उठते हैं, मुस्कुराते हैं। चेहरे पर अब डर की जगह तसल्ली है। हम आ गए भैया, हमारे अपने गांव के पास। हाँ, और इस बार सही सलामत। भैया 2 बज गए। यहां से घर कितनी दूर है? लगभग 5 किलोमीटर। रास्ता जंगल से होकर ही जाता है। इतनी रात को जंगल से जाना ठीक नहीं। चलो यहीं स्टेशन पर थोड़ी देर बैठ जाते हैं, सुबह निकलेंगे। दोनों भाई प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठ जाते हैं, सामान पास में रखा हुआ। हवा में ठंडक है। दोनों एक दूसरे से सटकर आंखें बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक टॉर्च की तेज रोशनी उनके चेहरों पर पड़ती है। एक रौबीली आवाज गूंजती है। अरे ओ, यहाँ सोना मना है। उठो, ये स्टेशन है, धर्मशाला नहीं। साहब, हम गांव जा रहे हैं, ट्रेन से आए हैं, सुबह तक निकल जाते। समझा करो बात को, रात में कुछ भी हो सकता है। उठो और निकलो यहाँ से। पुलिस वाला टॉर्च घुमाते हुए आगे बढ़ जाता है। प्लेटफॉर्म फिर से सूना हो जाता है। कुछ पल तक दोनों चुप रहते हैं। भैया क्या करें अब? अब ठान ही लेते हैं। चलो घर की ओर पैदल निकलते हैं, कम से कम अपने गांव की मिट्टी पर तो होंगे। दोनों भाई उठते हैं और स्टेशन से बाहर निकल पड़ते हैं। सामने अंधेरी सड़क है और कुछ किलोमीटर दूर उनका गांव है, लेकिन उसके बीच में है वो जंगल, जहां रात की खामोशी कुछ ज्यादा ही गहरी है। भैया कितना सोचा था गांव पहुंचते ही आराम करेंगे, अब लग रहा है असली सफर तो अभी शुरू हुआ है। सच कह रहा है, पर अब जो भी होगा एक साथ झेलेंगे। दोनों धीरे धीरे अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। उनकी परछाइयां लंबी होती जाती हैं और हवा में दूर से एक बार फिर कोई अजीब सी आवाजन गूंजती है, जैसे जंगल उन्हें बुला रहा हो या शायद देख रहा हो। माधो और विक्रम पगडंडी पर धीरे धीरे चल रहे थे। अंधेरा इतनी थी कि मुश्किल से सामने का रास्ता दिख रही थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज, कभी झाड़ियों में कुछ सरकता है। फिर भैया रुको, वो देखो सामने, ये क्या है? विक्रम भी रुक जाता है। दोनों सामने देखते हैं। पेड़ों के बीच से एक पुरानी टूटी फूटी लेकिन विशाल महावेली झांक रही है। अंधेरे में उसका ढांचा डरावना लग रहा था, जैसे किसी भूले समय से निकली हो। हवेली यहां, लेकिन इस रास्ते पर तो कभी कोई हवेली नहीं थी। शायद पहले ध्यान नहीं गया होगा, या कोई पुरानी हवेली हो जिसे लोग भूल गए। दोनों कुछ देर तक खड़े होकर हवेली को घूरते हैं। उसकी खिड़कियों से हवा टकरा रही है, जिससे आवाजें आ रही हैं। थक थक, मानो कोई दरवाजा खुद ब खुद हिल रहा हो। देखो, अगर यहाँ कोई हो तो हम रात यहीं रुक सकते हैं, सुबह होते ही घर निकल पड़ेंगे। हाँ भैया, चलो देखते हैं, बहुत थक भी गए हैं। दोनों जब दरवाजा खोलते हैं, एक पुरानी सड़ी हुई लकड़ी की आवाज होती है। भैया ये जगह तो जैसे कई सालों से बंद है। अचानक ऊपर की मंजिल से एक धप धप में की आवाज आती है, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। दोनों चौंक कर ऊपर देखते हैं। कोई है ऊपर, शायद कोई बुजुर्ग या रखवाला। भैया कोई जवाब नहीं दे रहा। अंदर का माहौल अचानक ठंडा हो जाता है। दोनों के सांस की भाप दिखाई देने लगती है और हवेली के अंदर एक फुसफुसाती हुई सी आवाज गूंजती है, जैसे कोई बहुत धीरे से बोल रहा हो, लेकिन समझ में नहीं आता। माधो और विक्रम हवेली के एक कोने में सिमटे खड़े थे। डर उनके चेहरों पर साफ है। अचानक पीछे से लकड़ी की जमीन पर चलने की आवाज आती है। थक थक थक। दोनों चौंक कर पीछे मुड़ते हैं। एक बूढ़ी औरत झुकी कमर, हाथ में लाठी लिए खड़ी है। चेहरा झुर्रियों से भरा,
आंखें धंसी हुई, लेकिन उनमें एक अजीब चमक है। भैया वो देखो। कौन हो आप? बूढ़ी औरत धीरे धीरे पास आती है। उसकी चाल में अजीब सी नीरवता है। तुम यहाँ क्यों आए हो बेटा? हम गांव जा रहे थे। रात हो गई तो सोचा यहीं रुक जाते हैं। तुम्हारा गांव कौन सा है? जी, धनीपुर गांव, सोनापुर स्टेशन से आए हैं। यहीं पास ही है। बूढ़ी औरत कुछ पल चुप रहती है, फिर उसके चेहरे पर अजीब सा भाव आता है, जैसे कोई बहुत पुरानी याद टकरा गई हो। धनीपुर, सोनापुर स्टेशन। बेटा, इस इलाके में तो ऐसा कोई गांव नहीं, और सोनापुर स्टेशन तो यहाँ से 4000 किलोमीटर दूर है, उल्टी दिशा में। दोनों भाई एकदम से चुप हो जाते हैं। हवा ठंडी हो जाती है। हवेली के अंदर की खामोशी भारी हो जाती है। दूर कहीं फिर वही फुसफुसाहट गूंजती है, जैसे हवेली खुद कोई कहानी कह रही हो। नहीं, हम उसी ट्रेन से आए। आज रात स्टेशन पर उतरे। हो ना हो, कुछ गड़बड़ है। शायद वो ट्रेन, वो रास्ता, या फिर सब कुछ। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, आंखों में डर, उलझन और एक न समझ आने वाली बेचैनी। फिर जैसे हवेली की दीवारें खुद सुन रही हों, दरवाजा अपने आप धीरे से बंद हो जाता है। बूढ़ी औरत चुपचाप उन्हें देख रही होती है। अब उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस एक अजीब सी मुस्कान। हर रास्ता जो जाना पहचाना लगे, जरूरी नहीं वो वही मंजिल दे। कभी कभी जो सफर तुमने चुना नहीं, वही तुम्हें ऐसी जगह ले जाता है जहां से लौटना मुमकिन नहीं होता।